द थर्ड नंबर ऑफ द टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और इस पास्ट परफेक्ट टेंस में ए नंबर आपका आ गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं, आप लिख लीजिए, और उसी पर फिर व्याख्या हम लोग कर ले रहे हैं। वह घर जा चुका था। तो यहाँ पर आया पास्ट परफेक्ट टेंस में वह घर जा चुका था। वह घर जा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस आया। देखिए, ये ध्यान देना है कि आप सॉल्व करें उसके पहले थोड़ा सा समझें। मान लिया ये आपका सेंटेंस है, इसे आपको ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कौन सा टेंस आया है। तो जब भी चुका था, चुकी थी, चुके थे, जैसा यहाँ पर मैं एक और लूँ, यहाँ हम लेते हैं कि चुका है। सपोज दैट यहाँ पर एक सेंटेंस है चुका है, एक सेंटेंस आ गया चुका था, और एक सेंटेंस आ गया चुकेंगे या चुकेगा। तो चुकेगा हम ले लेते हैं, एक सेंटेंस ही आया। अब देखिए, अगर चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, चुका था तो पास्ट परफेक्ट होगा, और जब चुका या चुके के साथ गा गया तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो इन दोनों यानी तीन सेंटेंसेस की पहचान अपनी अलग अलग है। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, और यह है फ्यूचर परफेक्ट हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सेंटेंस आया, कौन सा टेंस है पहले ये जाने, उसके बाद सॉल्व करें। तो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर आता है तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और जो ही पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ तो अब आपको तुरंत सोचना है कि कौन सी सहायक क्रिया आती है। तो सहायक क्रिया हैड आती है। और ये भी है कि चाहे यहाँ अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस इफ देयर इज, सो वी हैव टू ऐड द हैड हेल्पिंग वर्ब। और इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है पास्ट परफेक्ट की, और सभी प्रकार के वाक्यों में आती है, और यहाँ तक कि सभी प्रकार के कर्ताओं में भी, ही, सी, इट, दे, या फिर आई है, वी है, सिंगुलर, प्लूरल, सभी में हैड। चूँकि एक ही सहायक क्रिया है, सभी में आएगी भी जरूर, तो बट नेचर सभी कर्ताओं के साथ आएगी यह। और पास्ट परफेक्ट सेंटेंस से जो ही परफेक्ट होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट, अगर परफेक्ट है तो बट नेचुरल थर्ड फॉर्म ही वर्ब का लगेगा। अब जब इतनी हमने जानकारी ले ली तो वह करता है, जा चुका ये क्रिया हो गई, और घर हुआ तो हम वह का ही कर लेंगे। और हमें ये पता है कि कर्ता के बाद सहायक क्रिया जरूर आती है। सहायक क्रिया है पास्ट परफेक्ट की हैड, तो ही हैड हो गया। और जाना, गो मीन्स जाना होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो गो, वेंट, गॉन, और गॉन के बाद टू लगा दीजिए। उसके बाद आप घर आया है तो होम लगा दें, बहुत जगह हाउस भी लिखा रहता है, ऐसा कोई इसमें से विवाद नहीं है, लेकिन आप होम कर दें, और उसके बाद आ गया फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है, उसमें दम है। एक सेंटेंस अगर आपने समझ लिया तो फिर सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो अगला सेंटेंस है, चलिए हम लोग लिखते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। दूसरा आ गया, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। गाड़ी छूट चुकी थी, छूट चुकी थी, गाड़ी छूट चुकी थी। अब देखिए, इसमें से आप बिल्कुल ना करिए, इसे थोड़ा सा समझें। सबसे पहली बात ये कि हमें जब भी कोई सेंटेंस आता है तो उसके हमें टेंस को देखना होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो कंफर्म है, आपने इसे कर भी लिया। लेकिन इस सेंटेंस में हमने देखा कि वाक्य के अंत में चुकी थी आया है, तो ये पास्ट परफेक्ट है। अब पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट में यह यहाँ पर सेंटेंस है और यह है, इन दोनों में अंतर है, क्योंकि ये सेंटेंस एक है और क्लॉज भी है। अभी कुछ बहुत क्लास और आगे बढ़ें तो मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा, और वह रहेगा फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस बताऊंगा। अभी इसलिए नहीं कि थोड़ी बहुत और जानकारी बढ़े, तब हम लोग ये देखेंगे क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है, इन तीन में अंतर जानेंगे।
लेकिन आपको इतना मैं बता दूं कि यह वाक्य एक है, यहाँ पर वह घर जा चुका था, और क्लॉज भी एक है। अब क्लॉज क्या है मैं यहाँ पर बता दूंगा। और रही बात यहाँ पर कि यह वाक्य एक है लेकिन क्लॉज यहाँ दो है। अब क्लॉज का मतलब ये होता है कि अगर वाक्य में एक काम हो रहा है तो एक क्लॉज होगा, वाक्य में दो काम हो रहे हैं तो दो क्लॉज होंगे, वाक्य में तीन काम हो रहे हैं तो तीन क्लॉज। हो सकता है एक वाक्य हो लेकिन काम एक हो रहा होगा तो एक वाक्य भी माना जाएगा और एक क्लॉज ही माना जाएगा, यानी वन सेंटेंस और वन क्लॉज। और हो सकता है एक वाक्य हो दो काम हो रहे होंगे तो वाक्य एक माना जाएगा और क्लॉज दो माने जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि एक वाक्य हो तीन काम हो रहे हैं तो तीन क्लॉज माने जाएंगे। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि अगर हम थोड़ी सी पहचान अभी ही रखना चाहें तो यह वाक्य एक है। वाक्य किसे कहते हैं? जब हम कोई लिखना शुरू करें कर्ता से और बस फुल स्टॉप लगा दें तो बस इसी को वाक्य कहेंगे, और वहाँ पर इसे डिटेल से और समझेंगे। तो यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ फुल स्टॉप तो एक वाक्य, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ कोई कर्ता लिखते हैं फुल स्टॉप लगा दें तो अगला वाक्य होगा। तो ये वाक्य तो एक है। अब इस वाक्य में अगर काम एक हो रहा है तो क्लॉज एक माना जाएगा, काम दो हो रहे हैं तो क्लॉज दो माने जाएंगे। आपने देखा कि वाक्य एक है लेकिन काम कितने हो रहे, तो हम ये देखते हैं कि वह घर जा चुका था, यानी घर जाने का काम हो रहा है। तो एक ही तो काम है, दो काम तो है नहीं, केवल जाने का हो रहा है। और पढ़ने, लिखने, उठने, बैठने, सोने और कोई काम नहीं। तो इस वाक्य में वाक्य एक है और एक ही काम हो रहा है तो क्लॉज भी एक है। अब ये जो यहाँ पर आया है वाक्य, तो ये वाक्य एक है। वाक्य क्यों एक है? ये मेरे से शुरू हुआ है और उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप है। जब कोई यहाँ पर हम लिखना शुरू करें कर्ता क्रिया आदि से और वह शुरू करें, उसके बाद लिखते जाएं, जब भी हम वहाँ पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगाएंगे तो एक वाक्य बनेगा। यहाँ तक हमने लिखा, यहाँ तक कोई एक वाक्य नहीं, यहाँ फुल स्टॉप लगाया तब वाक्य है। तो वाक्य एक है लेकिन इस वाक्य में अगर काम दो हो रहे हैं तो क्लॉज दो होगा। अच्छा, क्लॉज की हिंदी क्या होती? उपवाक्य होती है। और फ्रेज की हिंदी क्या है? शब्द समूह होती है। तो शब्दों का समूह अलग बात है, क्लॉज अलग बात है, यानी उपवाक्य अलग बात है और वाक्य अलग। तो शब्द समूह और उपवाक्य और वाक्य तीन बातें आती। जब हम लेटर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो वहाँ फ्रेज का यूज भी आता है, वहाँ क्लॉज का भी यूज आता है, वहाँ सेंटेंस का भी यूज आता है। कभी कभी हम एक ही सेंटेंस को तीन चार क्लॉज में बांटते हैं। और फिर जब हम चाहेंगे सिंथेसिस में सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाएंगे, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्लॉज का है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, वो क्लॉज आते हैं। तो जब वहाँ पर आते हैं तो हम लोग डिटेल से वहाँ देखेंगे। लेकिन फ्रेज का मतलब शब्द समूह हुआ, क्लॉज का मतलब है उपवाक्य हुआ और सेंटेंस का मतलब वाक्य हुआ। अगर यहाँ पर एक वाक्य है, एक काम है, तो एक उपवाक्य माना जाएगा। और अगर यहाँ एक वाक्य है, काम दो हैं, तो दो उपवाक्य माने जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर खुद सोचें कि देखें कितने उपवाक्य आए। तो हमने ये देखा कि यह वाक्य आया, तो यहाँ पर एक यह आया कि मेरे स्टेशन पहुँचने, इसका मतलब एक काम पहुँचने का हो रहा है। और आपको ये लगता है कि जैसे कि मैं स्टेशन पहुंच रहा हूं, मतलब है स्टेशन पहुंचने का काम। अब पहुंचना का मतलब है ये एक्शन है, ये क्रिया है, तो एक काम है पहुंचने का। फिर उस आया से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, दूसरा काम आया गाड़ी का छूटना। तो यहाँ पर वाक्य तो एक है लेकिन काम दो हो रहे हैं। मेरा स्टेशन पहुंचना यानी स्टेशन पहुंचने का एक काम हो रहा है और गाड़ी का छूटना, तो यानी दो यहाँ पर क्रियाएं मान लें कि एक पहुंचने की क्रिया हो रही है और एक छूटने की क्रिया हो रही है। इसका मतलब वाक्य एक है किंतु इस वाक्य में दो काम हो रहे हैं, एक पहुंचने का काम हो रहा और एक छूटने का काम हो रहा। और जब दो यहाँ पर क्रियाएं हैं तो दो क्लॉज होंगे और दो क्लॉज का मतलब दो उपवाक्य हैं। तो वाक्य यहाँ पर एक है लेकिन इसके अंदर उपवाक्य दो हैं। यहाँ पर वाक्य एक है और उपवाक्य भी एक ही है। और जब आपका फ्यूचर, जब पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका एक ही सेंटेंस हो, एक ही उपवाक्य हो, तो बनाना तो सरल है। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट टेंस हो और उस टेंस में दो उपवाक्य हो, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने में थोड़ी सी जटिलता है। और जटिलता कैसे?
मैंने इसीलिए आपको बताया कि शायद जटिलता अब और सरलता की ओर जाएगी अगर हमने यहाँ क्लास पहचानना शुरू कर दिया, हमने इन काम को पहचानना शुरू कर दिया, क्लास पहचान लिया, तो शायद इसे ट्रांसलेट करने में सहजता होगी, सरलता होगी। अब यहाँ पर ये देखा जाए कि है आपका यहाँ पास्ट टेंस में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में, किंतु काम हो रहे हैं दो। जब दो हो रहे हैं तो आपको उसी दृष्टिकोण से समझना होगा। अब इसे आप सही ढंग से समझें तो इसका मतलब ये कि एक यह भाग है, एक यह भाग है, दोनों भाग में टेंस आपका फ्यूचर और पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। जब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो अब एक हम थोड़ा फार्मूला समझते हैं। अगर कोई काम पास्ट टेंस में हुआ करता है और दो हों काम, तो पास्ट में दो काम हो रहे हों तो दो काम जब होंगे तो एक काम पहले हो जाएगा, एक काम बाद में होगा। जब पास्ट में ही दो काम हो रहे हैं, ध्यान देना है प्रेजेंट में नहीं आया, पास्ट में ही दो काम हो और एक काम पहले हो जाए, एक काम बाद में हो जाए, तो जो काम पहले होगा तो ज़्यादा पुराना होगा, जो काम बाद में होगा कम पुराना होगा। तो जो ज़्यादा पास्ट एक होगा, एक कम पास्ट होगा। पास्ट में दो काम हुए, एक बहुत पहले हो गया, एक थोड़ी बाद में हुआ, तो जो बहुत पहले हो गया वो अधिक पास्ट में है, जो बाद में हुआ कम पास्ट में है। मैं दो बातें कह सकता हूँ कि पास्ट में एक पहले हो जाता है, एक बाद में, या उसे कह दे एक बहुत अधिक पास्ट में है, एक कम पास्ट में है। कम पास्ट वाला बाद का है, अधिक पास्ट वाला पहले। तो जब पास्ट टेंस में दो काम हो, एक पहले हो जाए, एक बाद में, तो जो पहले होगा अधिक पुराना होगा, अधिक पास्ट में होगा, और जो बाद में होगा कम पास्ट का होगा। अब बात आती है कि यहाँ इतना समझने के बाद हम ये देखें कि हमारा पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दो और बातें आती हैं। तो जब पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट लेते हैं तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में जैसे जो बहुत पुरानी बात होती है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखा करते हैं, और जो उसकी अपेक्षा कम पुरानी होती है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखा करते हैं। इसका मतलब ये कि जब पास्ट में दो बातें हैं तो जो बात ज़्यादा पुरानी होगी उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पुरानी वाली परफेक्ट मानी जाती है, कम पुरानी वाली इंडेफिनिट। तो जो ज़्यादा पुरानी है यानी जो पहले घटना हो गई है उसमें पास्ट परफेक्ट करेंगे, और जब बाद में घटना हुई है उससे पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। अभी ये पास्ट में ही है, तो चूंकि कि ये क्रम है कि पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं पास्ट से यदि प्रेजेंट की ओर ले चलूँ, अब कोई प्रेजेंट में घटना घटित हो रही है, तो प्रेजेंट में घटना हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगा फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा और क्लियर कट यहाँ समझा दूँ और बताऊँ कि कैसे। तो मान लिया कि हमने लिया यहाँ पर, और यह है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, और उसके बाद यह पास्ट इंडेफिनिट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अब पास्ट इंडेफिनिट हुआ, अब कोई बात और प्रेजेंट में आएगी तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और फिर प्रेजेंट में जब और आएगी तो यहाँ पर फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। इसका मतलब वाक्यों की प्राचीनता और उनके काल को अगर हम देखें तो सबसे पुरानी जो बात आया करती है वह पास्ट परफेक्ट में आती है, उससे कम पुरानी पास्ट इंडेफिनिट में, उससे कम पुरानी प्रेजेंट परफेक्ट में, उससे कम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी दो बातें लेते हैं तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट टेंस में अगर हम कोई दो बातें दो घटनाएं लें तो जो पहले हो चुकी होती है उसे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, और जो बाद में होती है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट। सपोज दैट आपकी दो बातें हैं और दो बातें एक पास्ट में है एक प्रेजेंट में है, तो ऐसी स्थिति में पास्ट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट आता है। तो जब एक ही सेंटेंस में दो बातें हों, एक पास्ट में हो एक प्रेजेंट में हो, तो ऐसी स्थिति में पास्ट वाली को पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं और प्रेजेंट वाले को प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन एक ही वाक्य में अगर दो घटनाएं हैं, दो बातें हैं और दोनों पास्ट में हैं, तो एक बनेगा पास्ट परफेक्ट में, एक पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन वहीं पर अगर प्रेजेंट टेंस में ही दो बातें हों और एक पुरानी हो एक कम पुरानी, तो ज़्यादा पुरानी वाले को प्रेजेंट परफेक्ट और कम पुरानी वाले को प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट इस दृष्टिकोण से बनाते हैं। तो ये जो की फार्मूला है इसे हम वहाँ पर लागू करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें
तो हमारा पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों को हमें यहाँ पर लागू करना है। तो मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। सबसे पहली बात यह है कि चुकी थी आ गया, तो ये तो कन्फर्म है कि फ्यूचर परफेक्ट है। अब पास्ट परफेक्ट है ये कन्फर्म है, लेकिन पास्ट परफेक्ट है, इसे पास्ट परफेक्ट बनाए। अगर सिंगल वाक्य होता यहाँ पर जैसा यह है तो पास्ट परफेक्ट में आपका बन जाता, लेकिन यहाँ पर दो क्लॉज हैं, इसलिए एक बनेगा पास्ट परफेक्ट में और एक बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन जो काम पहले हुआ उसमें कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट जो पहले हो गया, और जो बाद में होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट। अब हमें इसमें समझना है कि दो क्लॉज हैं, दो काम है, कौन पहले हो रहा है और कौन बाद में। तो यहाँ पर हमने देखा मेरे और भाव पर जाएं, जब भाव जाएंगे तो समझ जाएंगे। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, मतलब मैं पहुँचा पहले गाड़ी छूट गई थी। तो कौन सा काम मेरा पहुँचना हुआ कि गाड़ी का छूटना? गाड़ी का छूटना, यानी गाड़ी छूट गई बाद में मैं पहुंचा। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, यानी गाड़ी गई बाद में मैं पहुंचा। तो गाड़ी छूटने का काम पहले है और मेरा स्टेशन पहुंचना बाद में है। तो अब आप ये बताएं पास्ट परफेक्ट टेंस किस में आएगा? गाड़ी छूटने में। और पास्ट इंडेफिनिट किस में आएगा? मेरे स्टेशन पहुंचने में। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि पास्ट परफेक्ट है और यहाँ पर आया पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन इसको अब हम ट्रांसलेट करें तो बात आती है कि हम पास्ट से इंडेफिनिट पोर्शन को पहले लिखें कि पास्ट परफेक्ट को लिखें। अब पास्ट परफेक्ट को पहले लिखें इंडेफिनिट को, अभी हम कह सकते हैं कि चलो इसे लिखें, लेकिन कोई भी लिखा जा सकता है। लेकिन कोई भी में भी कौन सा लिखा जाए, तो मैं एक आपको पहचान बता दूं, चूंकि मेन वर्ब तो यहां पर है, तो जो आखिरी क्रिया हो, और आखिरी क्रिया क्या है? छूटना। जो आखिरी क्रिया होती है तो आखिरी क्रिया का संबंध जिस पार्ट से होता है वह पार्ट पहले आएगा और दूसरा पार्ट बाद में आएगा। तो यहां पर आया छूटना, छूटने का संबंध गाड़ी से है, इसलिए गाड़ी छूटना वाला पार्ट पहले आएगा और ये पार्ट बाद में आएगा। यानी यह है आखिरी वाली क्रिया का संबंध जिस पार्ट से होता है उस पार्ट को हम पहले करते हैं। जब ऐसे हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो गाड़ी छूट चुकी थी, तो गाड़ी छूट चुकी थी, और इसमें कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर आएगा गाड़ी के लिए द ट्रेन और पास्ट परफेक्ट यानी हैड, और छूटना लीव मीन्स छूटना लेफ्ट, तो हैड लेफ्ट। तो गाड़ी छूट चुकी थी। अच्छा, गाड़ी छूट चुकी मेरे पहुंचने के पहले, तो ये जो पहले है इससे वाक्य जोड़ देंगे बिफोर। और किसके बिफोर? मेरे स्टेशन पहुंचने के, तो बिफोर आई। और यहाँ आया स्टेशन पहुंचना, तो पहुंचना क्रिया है और पहुंचने में पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। और जब पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि अगर वाक्य सकारात्मक होता है तो सहायक क्रिया तो आती नहीं पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर होगा आई, और पहुँचना है आई रीच्ड, और यहाँ पर आया स्टेशन द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन, और उसके बाद आपका और कोई शब्द है नहीं तो हो जाएगा फुल स्टॉप। ये बनाने का ढंग है। अगले को आप खुद बनाइएगा, इससे पहले लिखें और लिखिए, समझ कर लिखें। और अब थर्ड आया, उसे आपको बनाना है। सोने से पहले वह अपनी पुस्तक पढ़ चुकी थी। सोने से पहले वह
अपनी पुस्तक, वह अपनी पुस्तक पढ़ चुकी थी, पढ़ चुकी थी। सोने से पहले वह अपनी पुस्तक पढ़ चुकी थी। इसे अब सोचें और इसे सॉल्व करें। अच्छा, थोड़ा सा पहले समझें, ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं, थोड़ा सा यहाँ समझ तो हमें विकसित और करने। सोने से पहले इधर देखेंगे, वह अपनी पुस्तक पढ़ चुकी थी। अच्छा, पढ़ने का काम कौन कर रहा है और सोने का काम वही तो कर रहे हैं, लेकिन यह वह एक के साथ आया है। लेकिन इतना तो कॉमन सेंस है कि सोने का काम भी वही कर रहे हैं, इसलिए यह वह इसके साथ भी है और वह इसके साथ भी है, अपने आप लगाना है। रही बात, दो काम हो रहे हैं, सोना एक काम है और पढ़ना दूसरा काम है। और वाक्य कितने हैं? एक है। क्लास कितने हैं? दो है। वाक्य एक है, उपवाक्य दो है। अब इसे जब हम बनाना है तो ये सोने से पहले इसमें एक कोई टेंस आएगा, पुस्तक पढ़ने में आएगा, तो सोने से पहले वह अपनी पुस्तक पढ़ चुकी थी। तो बताइए कौन सा काम पहले हो रहा है? पढ़ना। और सोने का काम तो बाद में हो रहा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस किस में होगा? पास्ट परफेक्ट, हाँ, पुस्तक पढ़ने में, तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। और सोने से पहले में कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, आप इसे पहले लिखें कि इसे, तो मैंने बताया इस क्रिया का संबंध जिस पार्ट से हो, तो यह है पढ़ना है, पढ़ने का संबंध इससे है, तो इसे पहले कर दे, इसे बाद में। और जब ऐसा करेंगे तो वह अपनी पुस्तक पढ़ चुकी थी, पहले से पार्ट उधर, जैसे इसमें पहुंचने से पहले एक पार्ट हुआ, जो पहले और बाद शब्द आते हैं उन्हीं को लेकर के एक पार्ट बनता है और एक अलग। सोने से पहले एक पार्ट, वह अपनी पुस्तक पढ़ चुकी थी, दूसरा पार्ट आया। अब इसे में सॉल्व करना है तो वह आया, वह का सी, और फिर पास्ट परफेक्ट तो कौन सा? सी, हैड और पढ़। तो रीड, रेड, रेड, उच्चारण रेड होगा बट स्पेलिंग तो वही होती है। तो सी हैड रेड अपनी पुस्तक, तो क्या होगा? हर बुक, हर बुक आया। और ये बिफोर यानी पहले, बिफोर से कनेक्ट हो जाएगा। अब बिफोर के बाद कर्ता फिर वही है, तो जब वही है तो हो जाएगा शी। और कौन सा यहाँ पर टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, तो स्लेप्ट हो जाएगा। बिफोर सी स्लेप्ट, उसके अलावा कोई शब्द ही नहीं है, तो आप भी फुल स्टॉप कर दें। अच्छा, बिफोर अगर आप नहीं लगाते हैं तो एक बात ध्यान देना है कि बिफोर स्लेप्ट, फिर अब थोड़ा इधर समझिए आप लोग, चलिए इसे बनाकर ये समझें, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिफोर क्या है? बिफोर दो काम करता है, प्रीपोजिशन का काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है। प्रीपोजिशन का काम और कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब है दो उपवाक्यों को जोड़ना, कंजक्ट करना, जोड़ने वाला, कनेक्टिव कहलाएंगे। तो बिफोर जब कंजक्ट करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है, तो दो क्लॉजेस को जोड़ता है। और जब बिफोर दो क्लॉजेस को जोड़ता है तो उसके बाद कर्ता लगाना होता है। अगर हमने कर्ता नहीं लगाया और इसके बाद डायरेक्ट हमने क्रिया लिखी तो ये प्रीपोजिशन का काम करने लगेगा। अब प्रीपोजिशन में जब काम करने लगेगा तो यहाँ स्लीपिंग हो जाएगा, और जब ये प्रीपोजिशन का काम करता है तो उसके बाद नाउन आता है। जब भी है बिफोर के आगे प्रीपोजिशन का काम, तो तत्काल उसके बाद हम नाउन लगाएंगे। नाउन लगाना है, लेकिन नाउन कैसे आए? तो स्लीप में जब आईएनजी कर देते हैं
तो जीरंड में बदल जाता है, और जीरंड ही नाउन होता है। मैंने पहली क्लास में बताया था कि वर्ब में जैसे गोइंग है तो जीरंड है और जीरंड नाउन होता है, राइटिंग है तो जीरंड है, नाउन होता है। जब ये प्रीपोजिशन के रूप में है तो इसके तत्काल बाद आएगा नाउन, लेकिन हमारे पास है स्लीप तो उसे हम नाउन में बदल दें, तो स्लीप का स्लीपिंग कर दें। जब स्लीपिंग कर देंगे तो नाउन हो जाएगा, और नाउन हो जाएगा तो यह फिर आपका प्रीपोजिशन काम करेगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने दो क्लॉज देखा है और दो उपवाक हैं, तो बिफोर के बाद हम फिर कर्ता लगाएंगे और तब वो क्लॉज बनेगा। तो बिफोर शी स्लेप्ट आया। एक और चलते हैं, समझते हैं। चौथा है अपना पाठ याद करने के पश्चात, अपना पाठ याद करने के पश्चात, अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था। राम स्कूल चला गया था। राम स्कूल चला गया था। हाँ, अब समझे ना, इसीलिए तो है वो भाई, कुछ तो है तभी तो चौथा आया, नहीं तो रूल नंबर 1 कर लेते, रूल नंबर 2 क्यों फालतू में हम एक सेंटेंस का समय लगाए। यहाँ पर देखिए कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ये बात सच है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में क्यों अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर कोई एक क्रिया इससे पास्ट परफेक्ट की आ रही होगी तो पास्ट परफेक्ट में है। अब इसको हम क्यों यहाँ पर रखते हैं, पहचान के दृष्टिकोण से तो आथा आया है, पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो एक पोर्शन पास्ट परफेक्ट बन जाएगा और एक पोर्शन पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, और जब पास्ट परफेक्ट बन जाएगा तो पास्ट परफेक्ट का ही माना जाएगा। कभी कभी कुछ वाक्य होते हैं देखने में पहचान के दृष्टिकोण से वो पास्ट इंडेफिनिट लगते हैं, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो एक पोर्शन पास्ट परफेक्ट आता है और एक पास्ट इंडेफिनिट आता है, और अगर एक पोर्शन भी पास्ट परफेक्ट आया तो पास्ट परफेक्ट का ही माना जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि गया था पास्ट इंडेफिनिट देखने में शक्ल में है, लेकिन अक्ल लगाने से इसका कुछ नज़ारा अलग होगा। तो यहाँ हमने देखा अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया। एक काम है यहाँ पर पाठ याद करना और एक काम है चला गया यानी जाना। तो एक काम याद करना और एक चला जाना, और दोनों काम प्रेजेंट में हो रहे हैं कि पास्ट में? दोनों पास्ट में हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आया। तो एक काम हुआ आपका याद करना और दूसरा काम हुआ चला जाना, और दोनों पास्ट में हो रहे हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि यदि पास्ट में दो काम हो रहे हों तो एक काम ज़्यादा सबसे पहले होगा और दूसरा काम बाद में होगा। जो काम पहले होगा उसमें कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट। और जो काम बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको आप समझें, अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया। कौन सा काम पहले हुआ? याद करना। भाई याद किया तो पहले ये, बाद में क्या है? स्कूल चला गया। तो यह आपका हुआ यानी पहले, तो इसमें कौन सा? पास्ट परफेक्ट। और इसमें, लेकिन अब यह है कि लिखें किससे? आपको लगता है जो ज़्यादा पुराना है उसे पहले लिख दें, ऐसा नहीं। आपका ये सबसे बढ़िया सिद्धांत कि अगर ये आखिरी वाली जो एक क्रिया है, इस क्रिया का संबंध जिस पार्ट से हो, चाहे इंडेफिनिट से हो या परफेक्ट से, वही पार्ट यहाँ पहले आएगा। यहाँ पर हमने देखा कि चला गया, ये जो क्रिया है ये इस पार्ट से है, तो इस पार्ट को हम पहले लिखेंगे। लेकिन टेंस कौन सा आएगा इसमें? पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो जब हम इसे लिखेंगे तो यह राम, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट आया तो राम वेंट, तो राम वेंट, और टू स्कूल आया, और ये पश्चात आया है। तो यहाँ पश्चात की अंग्रेजी आफ्टर, तो आफ्टर से जुड़ जाएगा, वहाँ बिफोर था तो आफ्टर। और आपको ये फिर ध्यान देना है, आफ्टर भी एक प्रीपोजिशन है और एक कंजंक्शन।
वही, अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद नाउन आएगा। जैसे मैं कहूँ आफ्टर रीचिंग, अगर ये लिखा है और मैं आपसे कहूँ कि आफ्टर रीचिंग, अब बताइए ये किस रूप में आया है आफ्टर। तो आफ्टर रीचिंग, आफ्टर के बाद रीच में आईएनजी आया है तो जीरंड है, जीरंड है तो नाउन है। तो आफ्टर रीचिंग, रीचिंग क्या है, नाउन है। और जब भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही लगाते हैं, इसलिए आफ्टर रीचिंग अगर लिखा है तो आफ्टर यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में आया है, क्योंकि वहाँ पर उसके बाद नाउन है। लेकिन अगर आया आफ्टर ही गॉन, सपोज द ही हैड गॉन, तो वह वहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आएगा। यहाँ पर है कि राम वेंट टू स्कूल आफ्टर, अब आफ्टर के बाद अपना पाठ याद करने के पश्चात, तो यहाँ पर कौन, तो यहाँ बार बार राम न करके ही आएगा। इंग्लिश में एक बार नाम, उसके बाद ही या सी का प्रयोग, तो ही, और ही के बाद पाठ याद करने, तो पाठ याद करना, तो ये टेंस कौन सा रहेगा, पास्ट परफेक्ट। और जब परफेक्ट रहेगा तो क्या होगा, हैड लर्नड, और बचा क्या, अपना पाठ, तो हिज लेसन, और तो कोई शब्द बचे नहीं है, फुल स्टॉप हो गया। इसे बना लेंगे ना। अच्छा, ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है वो, क्योंकि कभी कभी कंडीशन अलग हो जाती है। अब बस यह क्रिया, आखिरी वाली क्रिया जिस पार्ट से, वो पहले लिखना, बस इतना है। और कौन सा टेंस क्या आएगा वो तो पता चल जाएगा, बस उस पार्ट को पहले और दूसरे पार्ट को बाद में, अब बिफोर या आफ्टर से हम जोड़ देंगे। अब इसमें से रूल नंबर 1, हाँ इसे बना लेंगे, बना। राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्न्ड हिज लेसन। After he had learnt his lesson, तो राम went to school after he had learnt his lesson, full stop। अब उसके बाद चलिए रूल नंबर 1, सभी कर्ताओं के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सभी कर्ताओं के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हैड हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। रूल सेकंड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड। और रूल थर्ड आया, रूल थर्ड, यदि किसी एक पास्ट वाले वाक्य, यदि किसी एक पास्ट वाले वाक्य में दो कार्य होते हैं, वाले वाक्य में दो कार्य होते हैं, तो सबसे पहले होने वाले कार्य में, तो सबसे पहले होने वाले कार्य में सबसे पहले होने वाले कार्य में पास्ट परफेक्ट टेंस, कार्य में पास्ट परफेक्ट टेंस, एवं बाद में होने वाले कार्य के साथ, एवं बाद में होने वाले कार्य के साथ, बाद में होने वाले कार्य के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नाउ वी हैव टू फिनिश द अफर्मेटिव सेंटेंस।
नेक्स्ट नंबर बी, निगेटिव सेंटेंसेस। अब डाल लीजिए, नंबर बी आया निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, और इसमें बहुत ईजी है, बस हेड के बाद नॉट आएगा। तो चलिए एक सेंटेंस आप लिख लीजिए। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। एक मिनट, चलिए लिख लीजिए, अब आप लिख ही रहे, लिख लीजिए। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, पहले नहीं देखा था, पहले नहीं देखा था। अब देखिए यहाँ पर ये कि यह जो सेंटेंस आया वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन यह है कि मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, इसका मतलब आज देख रहा हूँ, पहले नहीं देखा था। तो इसमें से दो भाव हैं, हालांकि एक ही देखने का है क्रिया, लेकिन भाव क्या है, पहले देखना और बाद में देखना। तो दो क्रिया का भाव है, दो बार देखने का भाव है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। भले ही पूरा क्लॉज नहीं है, सिर्फ बिफोर आया है, उसी से काम चलेगा। तो ऐसी स्थिति में चूंकि भाव दो क्रियाओं का है और पहले शब्द आ गया है, इसलिए इसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, अदरवाइज ये पास्ट इंडेफिनिट में बनता। अब यहाँ पर यह कि जो अंग्रेजी के जानकार हैं, समझदार लोग हैं, तो वही सोचते हैं कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट तो है, लेकिन भाव दो का है और चूंकि पहले शब्द आया है, इसलिए यह पास्ट परफेक्ट बनेगा। दूसरा पार्ट नहीं स्पष्ट है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा, सिर्फ बिफोर से काम चलेगा। तो यहाँ पर यह होगा कि आई और उसके बाद हो जाएगा हैड, नॉट और देखना, सी मीन्स देखना, वॉच मीन्स देखना। तो सी सा सीन, आई हैड नॉट सीन यह घर, तो दिस होम यह हाउस, चलिए दिस हाउस। अब बचा क्या है, बिफोर। बिफोर के बाद फिर कर्ता क्रिया लिखना था, है ही नहीं। तो चूंकि बस भाव है, हमने माना कि यहाँ दो है, तो यहाँ भी पढ़ने वाला समझ जाएगा कि भाव है, तो यहाँ पूरा कर्ता क्रिया नहीं भी है, तो बिफोर से समझ जाएगा कि ऐसा है, तो बस फुल स्टॉप लग जाएगा। अगर ये पहले ना था, भाव ना था, तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में ही करते हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा। और अगला दमदार है, इसे बना लें और अगला सेंटेंस आप खुद बनाइए। अब ना होता तो मैंने यह घर नहीं देखा था, तो सिंपल सा पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, वो पास्ट इंडेफिनिट बनता, लेकिन पहले आ गया है तो परफेक्ट। अगला सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले। दूसरा, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, से पहले मरीज मरा नहीं था, मरा नहीं था, मरीज मरा नहीं था। अच्छा देखिए, ध्यान दें, आप यहाँ समझें, डॉक्टर यानी दो यहाँ पर काम हो रहे हैं, एक है डॉक्टर का आना और एक मरीज का न मरना। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, तो चलिए मैं एक पोर्शन ये कर दूं, एक ये। अब मुझे बताएं कौन सा काम पहले हो रहा है, मरीज के न मरने का, और डॉक्टर का पहुंचना बाद में। इसमें स्पष्ट है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, तो न मरने का काम पहले हुआ। अगर मैं नहीं हटा दूं तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, तो ये भी तब भी यही काम होगा पहले। तो यहाँ पर मरीज मरा नहीं था, ये पहले हो रहा है, तो इसमें कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। और इसमें कौन सा होगा,
पास्ट इंडेफिनिट। तो ऐसी स्थिति जब हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा पोर्शन पहले लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट वाला। और ये मरीज़ आया तो मरीज़ के पहले द आर्टिकल लगा देंगे और इसकी अंग्रेजी होती है द पेशेंट। और उसके बाद आ जाएगा हैड, नॉट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है डाइड, 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 नॉट डाइड। और ये पहले आया है बिफोर, और बिफोर के बाद डॉक्टर तो द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर कम केम, और केम के बाद तो और कोई शब्द है नहीं तो आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो बिफोर द डॉक्टर केम। अब अगला आप खुद सॉल्व करें। तीसरा सेंटेंस, हाँ इसे जल्दी से लिखेंगे। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। तीसरा है पुलिस के आने से पूर्व, पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भाग चुका था, पूर्व चोर नहीं भाग चुका था, नहीं भाग चुका था। अच्छा अब देखें, पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भाग चुका था, कौन सा काम पहले हो रहा है? चोर का न भागना, और पुलिस के आने का काम बाद में। तो इसमें कौन सा होगा न भागने में? पास्ट परफेक्ट होगा, और इसमें पास्ट इंडेफिनिट। इस पार्ट को हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा द थीफ हैड और नॉट। और मान लिया भागना आया, रन मीन्स दौड़ना होता है, लेकिन रन अवे, तो रन अवे मतलब है भागना। तो ये, और ये भी है कि जब हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म। और रन 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 ही होता है, तो यहाँ पर आया रन रैन रन, तो थर्ड वाला फॉर्म रन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रन अवे। और उसके बाद इस पार्ट में कुछ है नहीं, तो ये आपका बिफोर से जुड़ गया, और बिफोर से जुड़ गया तो द पुलिस केम, द पुलिस केम, द पुलिस केम। अच्छा इसका ये भी है कि मान लिया कि पुलिस भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में पुलिस ही शुद्ध प्रोनाउंसिएट है, पुलिस ही पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द हैं लिखा कुछ होता है और उनका प्रोनाउंस कुछ और है, तो पुलिस ही एग्जैक्टली पुलिस है, तो पुलिस के। और अब रोल नंबर फर्स्ट लिख लीजिए। इसे लिखने के बाद रोल नंबर फर्स्ट, और रोल नंबर फर्स्ट में आप लिख लीजिए हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से निगेटिव खत्म है। इसके बाद सी नंबर डाल लीजिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ गए इसी में पास्ट परफेक्ट टेंस में। और इसमें फर्स्ट लिखिए, तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। नंबर 1 आया, तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, तो तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, लिख चुके थे, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। अब इसको आप तो बना लेंगे। सबसे पहले वाई हैड यू और रिटन
तो थर्ड फॉर्म आएगा रिटन, तो रिटन हो गया। और पत्र है तो आलेटा, आलेटा उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, आलेटा क्वेश्चन मार्क। अगला, मेरे सोने से पहले, अगला दूसरा, मेरे सोने से पहले, मेरे सोने से पहले, सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? क्यों लिख चुके थे? क्यों लिख चुके थे? अच्छा देखें, यहाँ पर आपका चलिए पास्ट परफेक्ट है, लेकिन दो काम हो रहे हैं। मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, एक लिखना, बताइए कौन सा काम पहले हुआ? पत्र लिखना। तो इसमें कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट होगा, और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अब इसके बाद हमें जब सॉल्व करने की बात आती है तो सॉल्व करने में ये पोर्शन पहले आएगा। तो तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, तो ध्यान देना है यहाँ क्यों आया है, तो वाई पहले हो जाएगा, तो वाई हो जाएगा, बिल्कुल सही। हैड, हैड के बाद यू, और रिटन, और अ लेटर, बिल्कुल सही। उसके बाद बिफोर, और बिफोर के बाद मेरे सोने, तो मेरे मतलब आई, और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा स्लेप्ट, और उसके बाद तो कुछ है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हुआ। अब अगला बनाइए आप, डॉक्टर साहब के जाने के बाद, डॉक्टर साहब के जाने के बाद, जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था? रोगी ने क्या खाया था? क्या खाया था? क्वेश्चन मार्क। अच्छा अब देखें, यहाँ पर डॉक्टर साहब के जाने के बाद एक पोर्शन ये है, यानी एक काम ये है, रोगी ने क्या खाया था, एक ये आया। अब इसमें से बताइए कौन सा काम पहले हो रहा है? तो जाने का पहले, और रोगी का क्या खाए की बाद। तो ये डॉक्टर साहब में क्या होगा? पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन कौन सा पोर्शन पहले आएगा? हाँ, खाना यानी रोगी का, तो ये हो जाएगा, यानी क्या आया है, क्वेश्चन मार्क है, तो हो जाएगा वाट, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वाट डिड, और उसके बाद वाट डिड द पेशेंट। अच्छा, जब डिड सहायक क्रिया प्रयोग हो जाती है तो कौन सा? फर्स्ट फॉर्म। तो व्हाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर। डॉक्टर साहब हम सम्मान के लिए बोलते हैं, उसे बस डॉक्टर ही रहेगा, तो द डॉक्टर, और कौन सा? द डॉक्टर हैड। भाई पास्ट परफेक्ट है ना यहाँ पर, ये पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी है, तो द डॉक्टर हैड, और जाना तो गॉन, और तो कुछ है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हाँ, वो जब तो उसमें तुक्के में कभी सही हुआ और कभी गलत हो जाता। हाँ, लेकिन इस तरह समझने से एक्चुअल में हम समझ जाते हैं, और समझ करके वो सॉल्व कर लेते हैं। और अगर हम उन शब्दों पर जाते हैं तो कभी गलत कभी सही, तो हमें ये देखना है वास्तव में भाव क्या है, कैसे, तो फिर इजी है। अब आप ये देखें, कोई चीज़ है, मान लिया ये आफ्टर और बिफोर वाला ये जटिलता लंबे समय से, लेकिन अगर कोई चीज़ समझ जाए
तो अब इजी लगने लगी, अभी तक तो बहुत बड़ी बात थी, तो समझ में आ जाता है। हाँ, अब ये डिड का, तो डिड की क्या समस्या है? ठीक है, ये बताएं रोगी ने क्या खाया था, सिर्फ इसे मुझे सॉल्व करना हो पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में हम करते हैं तो पहले प्रश्नसूचक शब्द लगाते हैं, फिर सहायक क्रिया लगाते हैं, यही तो है। जैसे चलिए मैं एक अलग वाक्य आपको दे देता हूँ, अब आप उसमें सॉल्व करके बताना। यहाँ पर जैसे आया कि वह क्यों गया था, वह क्यों गया था, ये आ गया। कौन सा टेंस है? नहीं, टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है, और इंट्रोगेटिव वो टाइप है। ये ध्यान देना, टेंस अलग बात है, सेंटेंस का टाइप अलग बात है, वो सेंटेंस का टाइप है। तो यहाँ पर वह क्यों गया था। अब अगर ये मैं कहूँ पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को तो यही तो समझाया गया है कि क्यों, कहाँ, कैसे। यदि वाक्य के मध्य में आए तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी रखते हैं, उसके बाद फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो होता है। तो यहाँ पर आप वाई लिखेंगे, वाई के बाद सहायक क्रिया तो तुरंत आ जाती है, तो मैंने बताया ही था कि नहीं आती है भाई। अच्छा, ये मुझे वही याद है कि आपने कहा था कि ये बीच में होगा तो सेफ तो है, उस अगर अकेले चलेगा तो हेल्प कर लेके तो बस सेल्फी भाई, वो अपने मोहल्ले में है तो अकेले ठीक है, दादागिरी चलेगी। दूसरे मोहल्ले में जा रहा है तो कोई एक आध बॉडीगार्ड लेके जाएगा। तो मैंने बताया था कि ये क्यों का स्थान बीच में है, अगर इसे बीच में ही रखेंगे तो अकेले काम करेगा, लेकिन इसको हम ले जा रहे हैं दूसरी जगह, तो एक हेल्पर चाहिए। दूसरे मोहल्ले जा रहा है तो एक आध को लेके जाएगा, नहीं मारा जाएगा। तो जब भी यहाँ पर क्यों, कहाँ, कैसे, कब शब्द आते हैं किसी भी टेंस में कहीं भी, तो ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखी जाती है, और उसके बाद तुरंत सहायक क्रिया ही लिखी जाएगी। अब सहायक क्रिया कौन से लिखी जाएगी वो डिपेंड करेगा टेंस कौन सा है। प्रेजेंट है, प्रेजेंट के चारों में से पास्ट है, फ्यूचर कौन सा है। तो हमने देखा कि इसके बाद सहायक क्रिया आएगी, तो अब टेंस कौन सा है तो ऐसी सहायक क्रिया आएगी। मान लिया प्रेजेंट डेफिनेट है तो कौन सी सहायक क्रिया आती। चले एक और मैं सेंटेंस ले रहा हूँ, इसको अभी रोकते हैं। एक और आया कि जिससे समझ में आ जाए, वह कहाँ रहता है, रहता है। अच्छा, टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसे जब सॉल्व करना है वेयर, फिर उसके बाद सहायक क्रिया तो आएगी। सहायक क्रिया कौन सी आएगी? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू या डज होती है। अच्छा, इज एम आर किसकी सहायक क्रिया है? और हैज़ और हैव किसकी है? और हैज़ बीन और हैव बीन कॉन्टिन्यूअस की। और डिड किसकी है सहायक क्रिया? पास्ट इंडेफिनिट की। वाज और वर किसकी है? और हैड किसकी है? और हैड बीन किसकी है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है। तो यदि हमें ये पता है कि प्रेजेंट डेफिनेट की सहायक क्रिया डू या डज होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इज एम आर होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट के हैज़ और हैव होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हैज़ बीन और हैव बीन, और पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डिड होती है, और वाज और वर तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। तो यहाँ पर जब आपका वेयर आया, इसके बाद सहायक क्रिया ही आनी चाहिए, और ये प्रेजेंट डेफिनेट है, तो इसमें से सहायक क्रिया डू या डज में आएगी कोई। अब डू आएगी डज, तो कर्ता से पता चल गया तो डज हो गया। तो हम सबसे पहले यहाँ इसकी अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता, और कर्ता क्या है? ही। और जब सहायक क्रिया लग जाती है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये लिव, और कुछ यहाँ बचा नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। जब ये हम कर लेंगे तो यहाँ भी देखें, यहाँ पर वाई होगा, फिर सहायक क्रिया आएगी, और सहायक क्रिया यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है? डिड होती है। जब इसकी सहायक क्रिया डिड होती है तो वाई डिड होगा, उसके बाद क्या होगा?
करता ही है। और जब डिड सहायक क्रिया आ जाती है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो वाई डिड ही गो और क्वेश्चन मार्क। तो वहाँ पर जो अभी आपका है कि व्हाट डिड द पेशेंट ईट, तो वहाँ वाट आया है, तो वाट के बाद, और चूंकि वहाँ पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो सहायक क्रिया कौन सी आएगी? डिड आएगी, फिर करता आएगा, और करता के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ईट हो गया। अच्छा, एक और बना लीजिए, क्या वह सो चुका था? एक और, क्या वह सो चुका था? क्या वह सो चुका था? क्वेश्चन मार्क। और इससे आप बनाएं, क्या वह सो चुका था। तो अगर वाक्य के शुरू में क्या आता है तो उसमें क्या लिखते हैं? हैड, यानी सहायक क्रिया, तो हैड, हैड के बाद ही, और यह हाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्लेप्ट, और तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क आ गया। और अब रूल नंबर 1 करते हैं। रूल 1, वाक्य के प्रारंभ में आए हुए क्या के स्थान पर, वाक्य के प्रारंभ में आए हुए क्या के स्थान पर हैड लिखते हैं। आए हुए क्या के स्थान पर हैड लिखते हैं। रूल 2, वाक्य के मध्य में आए हुए, रूल 2, वाक्य के मध्य में आए हुए क्या, कौमा क्यों, कौमा कब आदि, आए हुए क्या, क्यों, कब आदि की अंग्रेजी लिख करके, आदि की अंग्रेजी लिख करके उसके पश्चात हैड लिखते हैं, लिख करके उसके पश्चात हैड लिखते हैं। और रूल 3 और लास्ट लिख लीजिए, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। इंट्रोगेटिव साइन इज प्लेस्ड आफ्टर द एंड ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। और यहीं पर अब हम लोग समाप्त करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा नंबर आया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आया चौथा नंबर। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अब हम लोग शुरू करें तो ए नंबर आ गया, और ए में लिख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और चलिए इसमें से पहला सेंटेंस हम लोग लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। वह 5 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। पहला आया वह 5 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार कर रहा था। वह 5 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर देखें सबसे पहले पहचानने के लिए
कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो और समय दिया गया हो तो वह आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक ही सहायक क्रिया होती है, हैड बीन। जैसे पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड होती है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हैड बीन होती है। और जैसा पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता था, लेकिन इसमें हैड बीन के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यह रहा था, रही थी और उसके बाद समय भी हो, तो जब रहा था हो, समय भी दिया हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो इसे हमें जब बनाना होगा तो सबसे पहले कर्ता, और कर्ता के बाद सहायक क्रिया है बीन यानी हैड बीन, तो ही हैड बीन। और उसके बाद आया वेटिंग, तो ये ही हैड बीन वेटिंग, ही हैड बीन वेटिंग। और यहाँ पर आया 5 घंटे। अच्छा ये बताइए निश्चित समय है कि अनिश्चित? तो क्या हो जाएगा फॉर 5 आवर्स और उसके बाद फुल स्टॉप, फॉर 5 आवर्स। और अगला आप लोग खुद बनाइए। श्यामा सुबह से कपड़े धो रही थी। दूसरा है श्यामा सुबह से कपड़े धो रही थी। इसे बनाए आप, सॉल्व करें। तो रही थी पास्ट यानी रही थी आया, सुबह आया, तो जब रहा था, रही थी, रहे थे और समय भी दिया हो तो वह है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी सहायक क्रिया हैड बीन होगी। और सबसे पहले आप कर्ता लिखेंगे श्यामा, उसके बाद हैड बीन आया, और हाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा वॉशिंग। और कपड़े हैं तो उस दिन हमने चर्चा की थी क्लॉथ्स, तो क्लोथ्स लगा देंगे क्योंकि हम मानेंगे कि कपड़े ये ही होते हैं सिले हुए, तो क्लोथ्स। और सुबह से तो डेफिनेट है कि इंडेफिनिट यानी निश्चित है कि अनिश्चित? निश्चित है, तो क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग और फुल स्टॉप, सिंस मॉर्निंग आया। और मुझे लगता है ये तो थोड़ा इजी है, बस इसी फॉर्म में बनेंगे। तो डायरेक्ट चलते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आया और रूल लिखते हैं हैड बीन सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। हैड बीन सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और रूल दूसरा लिख लेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। और इसमें लिखेंगे निश्चित समय के लिए सिंस। रूल अगला, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से ए नंबर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस ख़त्म होता है। और अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बी नंबर डाल लेते हैं। और बी नंबर आया निगेटिव सेंटेंसेस। और निगेटिव सेंटेंस में पहला सेंटेंस चलिए लिखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आया, हम सोमवार से भूगोल याद नहीं कर रहे थे। हम
सोमवार से भूगोल याद नहीं कर रहे थे, भूगोल याद नहीं कर रहे थे। और अब इससे आप लोग सॉल्व करिए। तो यहाँ पर वाक्य अंत में रहे थे आया है, सोमवार समय आया है, तो इसे हम शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और नहीं आया है तो उसमें निगेटिव आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हैड नॉट और बीन, और याद करना लर्निंग ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी चूँकि सब्जेक्ट है तो वह उसका पहला अक्षर कैपिटल बनेगा, तो ग्राफी और सोमवार से, तो यह निश्चित है कि अनिश्चित, निश्चित है। तो जब निश्चित है तो क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, और मंडे के बाद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप, मंडे फुल स्टॉप। अब उसके बाद रूल लिख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और इसमें लिखेंगे हैड तथा बीन के बीच नॉट का प्रयोग किया जाता है। हैड तथा बीन के बीच नॉट का प्रयोग किया जाता है। हैड तथा बीन के बीच नॉट का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो रूल्स हैं तो सब फॉलो होंगे पुराने, इसलिए कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद बी नंबर भी हम निगेटिव ख़त्म करें और सी नंबर डाल लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो सी नंबर आया और सी में है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और चलते हैं, इसमें से लिखें, क्या वह सुबह से इंतज़ार कर रहा था। क्या वह सुबह से, तो क्या वह सुबह से, तो सुबह से इंतज़ार कर रहा था, तो इंतज़ार कर रहा था, क्वेश्चन मार्क तो आएगा। और सुबह से समय है, रहा था, तो इसमें बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हैड आएगा कि नहीं आएगा, हैड ही बीन वेटिंग, और सुबह का मतलब फिर सिंस मॉर्निंग, और चूँकि हाँ नहीं, सिंस चूँकि आ गया तो सिंस ही वो कनेक्ट कर रहा है, हाँ तो फिर वहाँ पर इनकी आवश्यकता नहीं, मॉर्निंग और देन क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, देन उसमें क्वेश्चन मार्क हुआ। अब उसके बाद अगला लिखते हैं दूसरा सेंटेंस, और दूसरे में राम 1 घंटे से क्यों दौड़ रहा था। राम 1 घंटे से क्यों दौड़ रहा था, तो राम 1 घंटे से क्यों दौड़ रहा था, क्यों दौड़ रहा था, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आया। अच्छा, अब इससे चले हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, वाई और हैड राम बीन रनिंग, सिंस आएगा कि फॉर 1 घंटा, तो हाँ इसमें एन और वन दोनों लगा सकते हैं।
तो 1 आवर या इसे एन आवर भी कर सकते हैं। अगर 2 होते फिर तो 1 फिर वहाँ पर एन ना आता, 2 ही आता, तो 1 आवर और देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क ले लेंगे। और अब रूल फर्स्ट लिख लीजिए। हाँ, अगर नॉट आ जाए तो राम के बाद, कर्ता के बाद आता है नॉट। तो अगर ये आ गया कि राम 1 घंटे से क्यों नहीं दौड़ रहा था, तो अब राम के बाद नॉट लगा देंगे, कर्ता के बाद आता है। तो अब रूल लिख लेंगे। यदि वाक्य के शुरू में, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है, तो क्या के स्थान पर, तो क्या के स्थान पर हैड लिखते हैं, क्या के स्थान पर हैड लिखते हैं, उसके बाद कर्ता लिख करके बीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कर्ता लिख करके बीन का प्रयोग किया जाता है। और एक रूल और लिख लीजिए, रूल नंबर 2। यदि वाक्य के मध्य में, यदि वाक्य के मध्य में क्यों, कहाँ, कब आदि शब्द आते हैं, यदि वाक्य के मध्य में क्यों, कब, कहाँ आदि शब्द आते हैं, तो सर्वप्रथम इनकी अंग्रेजी लिखकर, सर्वप्रथम इनकी अंग्रेजी लिखकर हैड का प्रयोग करते हैं, लिखकर हैड का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात सब्जेक्ट लिखकर बीन का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात सब्जेक्ट लिखकर बीन का प्रयोग किया जाता है, बीन का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी ख़त्म होता है और पास्ट टेंस के चारों ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस चलेंगे और उसमें प्रयास करेंगे कि फ्यूचर के 4 को समाप्त करें। तो अगली क्लास होगी हमारी फ्यूचर की। आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।